अब तक तो ये अटकलें लग रही थी कि या तो अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा या फिर अदालत ले जाते समय उसकी गाड़ी कहीं पलट जाएगी। लेकिन देश का मीडिया अतीक अहमद की गाड़ी का पीछा ही करता रह गया और यूपी पुलिस ने झांसी में जाकर उसके बेटे असद अहमद और उसके दूसरे साथी मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर भी कर दिया। और ये दोनों ही अपराधी पिछले 48 दिनों से फरार थे और इन पर उमेश पाल की हत्या करने का आरोप था। आज हम विस्तार से इस एनकाउंटर का आपके लिए पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस एनकाउंटर को सांप्रदायिक रंग देने से हमारे देश के विपक्षी दलों को मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। आज अतीक अहमद अदालत में फूट फूट कर रो रहा था और उसके जो समर्थक हैं और कुछ नेता भी उसके लिए आंसू आज बहा रहे हैं। इसलिए आज आपको अगर इस एनकाउंटर का पूरा विश्लेषण देखना है एक एक डिटेल के साथ, तो अगला 1 घंटा हमें दे दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह एनकाउंटर हुआ कैसे और यूपी पुलिस को इन दोनों बदमाशों के सीने में गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस का कहना है कि 24 फरवरी को इस हत्याकांड के बाद असद और गुलाम दोनों एक बाइक से कानपुर फरार हो गए थे। यानी पहले उन्होंने यह हत्याकांड किया और उसके बाद वो वहां से बाइक पर भाग गए। इसके बाद ये कानपुर से एक बस में बैठकर दिल्ली के पास नोएडा आ गए और आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर, जहां उसी नोएडा में इस बस ने इन लोगों को डीएनडी एक्सप्रेस वे पर उतारा। डीएनडी एक सड़क का नाम है, दिल्ली नोएडा दिल्ली, और ये एक पुल है जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है और वहां ये बस में पहुंचे। यानी अभी इस समय जिस स्टूडियो से मैं आपको ये पूरा विश्लेषण दिखा रहा हूं, जहां मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, इस जगह से ये दोनों अपराधी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थे कुछ दिन पहले। और खतरनाक बात यह है कि उस दिन भी कुछ लोगों ने इनकी यहां मदद की और इसी डीएनडी सड़क के बाद ये दोनों एक ऑटो में बैठकर दिल्ली में अपने एक सहयोगी के पास चले गए और इसके बाद ये 15 दिन तक दिल्ली के एक इलाके में रहे और इस इलाके का नाम है संगम विहार। ये आप देख सकते हैं, ये जो डीएनडी फ्लाईवे है, ये डीएनडी दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है, ये डीएनडी पर थे। और ये जो डीएनडी आप देख रहे हैं, इस डीएनडी से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर इस समय हम खड़े हैं। यानी आज तक का स्टूडियो भी बिल्कुल यहीं पर है और यहीं असद आया था अपने साथी के साथ। एसटीएफ का कहना है कि उसे इन दोनों अपराधियों के ठिकानों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए एसटीएफ ने पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के इस इलाके में रेड डाली। लेकिन उस दौरान ये दोनों अपराधी किसी तरह एसटीएफ को चकमा देकर वहां से फरार हो गए और दिल्ली से ये लगभग 450 किलोमीटर दूर इसके बाद पहुंचे अजमेर और अजमेर में कुछ दिन रुकने के बाद ये झांसी में अपने एक और जानने वाले के पास चले गए और ये जिसके घर पर रहे, जिस जानने वाले के पास गए हैं, ये अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है। तो ये इनके आप कह सकते हैं फुटप्रिंट्स हैं असद के। तो असद का पूरा रूट आप देखिए कहां कहां वो इस दौरान रहा। पिछले 48 दिनों में कानपुर गया, प्रयागराज से कानपुर गया, कानपुर से नोएडा आया, नोएडा से दिल्ली आया, दिल्ली के बाद अजमेर गया और फिर अजमेर से झांसी। पूरे देश की नजरें तो अतीक अहमद पर लगी थी। मीडिया दिन रात अतीक अहमद के पीछे लगा हुआ था यह सोचकर कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस कहीं और पहुंच गई और एनकाउंटर हो गया उसके बेटे का। अदालत में सुनवाई से पहले जब अतीक अहमद को अपने बेटे की मौत की खबर दी गई तो पुलिस ने उसके बेटे, और जब उसे पता चला कि पुलिस ने उसके बेटे को एनकाउंटर में मार दिया है, तो यह खबर सुनकर अतीक अहमद रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और उसे भी उसी मिट्टी में मिला दिया जाए जिसमें उसके बेटे को मिलाया गया है। बात तो सही है, यह सब कुछ अतीक अहमद की वजह से ही हुआ है और अतीक अहमद ने अपने बेटे को भी, अपने पूरे परिवार को अपने जैसा अपराधी बना दिया और अपराधियों का जो अंजाम होता है वो यही होता है। तो अतीक अहमद आज फूट फूट कर रोने लगा। अतीक अहमद को आज समझ में आया होगा कि कितनी माओं के बेटे उसने छीने, कितनी औरतों को उसने विधवा कर दिया और जब वो सारे परिवार फूट फूट कर रोते थे, उनका दर्द आज इस अपराधी को महसूस हुआ होगा।
अतीक अहमद आज अपने बेटे के एनकाउंटर पर आंसू बहा रहा था, लेकिन कड़वा सच यह है कि जब उसी के बेटे ने उमेश पाल का शरीर गोलियों से छलनी किया था, तो अतीक अहमद ने तब यह कहा था कि उसके बेटे ने शेरों वाला काम किया है और उसे अपने बेटे पर गर्व है। तो अतीक अहमद को असल में उसके पापों की सजा आज मिल रही है। एक जमाना ऐसा था जब अतीक अहमद यह कहता था कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन समय का चक्र देखिए, आज इसी अतीक अहमद का पूरा परिवार या तो जेल में बंद है या फिर फरार हो चुका है, और आज एक बेटा एनकाउंटर में भी मारा गया। आज अतीक अहमद का भाई और उसके 2 बेटे जेल में बंद हैं। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में अब तक फरार है और उसका एक बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। यानी जिस अपराधी ने इतने परिवारों को बर्बाद किया, अब उसका परिवार मिट्टी में मिल रहा है, उसका परिवार बर्बाद हो रहा है, और आज वो अपने बेटे के एनकाउंटर पर फूट फूट कर रो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यानी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये भाईचारे के खिलाफ है। इसी तरह मायावती ने भी इस एनकाउंटर पर संदेह जताते हुए आज इसकी जांच कराने की मांग की है, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने तो यूपी पुलिस की एसटीएफ को एक नया नाम दे दिया है और उन्होंने ये नाम दिया है सुपारी टास्क फोर्स का। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज कोलकाता में इस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। अब आप सोचिए, ये सारे लोग अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिवार को बचाने के लिए आ गए, यानी सारी विपक्षी पार्टियां इस एनकाउंटर को सांप्रदायिक रूप देकर इस पर राजनीति कर रही हैं, और इन तमाम पार्टियों को आज असद अहमद के एनकाउंटर पर दुख हो रहा है। लेकिन आज हमारा सवाल इनसे यह है कि जब इसी असद अहमद ने और अतीक अहमद ने अहमद के बाकी लोगों ने उमेश पाल को उसके घर के सामने दिन दहाड़े जान से मार डाला था, तब उस दिन ये लोग कहां थे? क्या उमेश पाल किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था, किसी का पति नहीं था? आप खुद सोचिए, आज हमारे देश के जो विपक्षी नेता असद अहमद के एनकाउंटर की आलोचना कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या पर उस दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये तमाम विपक्षी दल और इनके नेता इसलिए इस एनकाउंटर को मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इन्हें इस मामले में मुसलमानों के वोट दिख रहे हैं, और इन्हें यह दिख रहा है कि इससे समाज में ध्रुवीकरण हो सकता है, चुनावों में मदद मिल सकती है। और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान हैं, जो झांसी में ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां ये एनकाउंटर हुआ है। तो शम्स के पास हम आपको लेकर चलते हैं। शम्स, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि ये एनकाउंटर कैसे हुआ? आप उस जगह पर खड़े हुए हैं, आपने जाकर पूरी तहकीकात की होगी, जांच पड़ताल की होगी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहां असल में हुआ क्या? देखिए, अगर यूपी पुलिस की पूरी हम थ्योरी और कहानी के हिसाब से बात करें तो इनकाउंटर कैसे हुआ, करीब 15 दिन पहले यूपी पुलिस को असद के बारे में कुछ जानकारी मिली और 2-3 लोग ऐसे थे जिनको यूपी की एसटीएफ ने उठाया, उनके थ्रू कि वो कहां है। उसकी वजह यह थी कि जब वो भागा हुआ था तो उसे पैसों की जरूरत थी, छुपने के ठिकाने की जरूरत थी, अगर होटल में जाएगा तो भी पैसों की जरूरत थी। तो ऐसे लोग जो फाइनेंशियली उसकी मदद कर रहे थे, उनके थ्रू यूपी पुलिस के हिसाब से उसके बारे में लोकेशन पता चला। पहली कोशिश थी दिल्ली के संगम विहार इलाके में, लेकिन वो ऐन वक्त पर जब एसटीएफ की टीम पहुंची वो निकल गया। दूसरी कोशिश या दूसरा मौका मिला था अजमेर में, लेकिन वहां पे भी ऐन वक्त पर असद वहां से निकल गया। उसके बाद उन्हें सूचना मिली कि वो बीच में भी कुछ दिनों का गैप आया कि वो झांसी की तरफ है। यूपी एसटीएफ की टीम झांसी में क्या कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एनकाउंटर हुआ और यूपी एसटीएफ टीम को पहले से तो पता नहीं था। तो उसकी भी कहानी है वो ये कि जब अतीक अहमद का काफिला 2 बार, पहली बार जब वहां से अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और दूसरी बार, तो उनको एक इनपुट मिला था कि झांसी में अतीक अहमद के काफिले पे हमला हो सकता है और उसको छुड़ाने की कोशिश हो सकती है, और उसमें बहुत ज्यादा ये है कि असद का हाथ हो सकता है। और ये खबर मीडिया में भी थी कि अतीक अहमद के काफिले पर हमला करके और इस तरीके से एक एनकाउंटर होगा। ये तमाम जितने भी क्राइम रिपोर्टर उन सबको भी बात पता थी। तो उसी के बाद आज उन्हें सुबह खबर मिली और उसके बाद इस जगह पर, झांसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, नेशनल हाईवे है। अगर मैं इधर बात करूं, मेरे
दाहिने हाथ से जो सड़क शुरू होती है नेशनल हाईवे, वो गुजरात से चलती है। शम्स, और इधर मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर बताइए कि इस समय ये हाईवे से कितना दूर है और क्या आप एग्जैक्टली उसी जगह पर हैं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, और क्या ये ऐसा जंगली इलाका है, जंगल है आसपास की, किसी ने देखा ही ना हो, किसी को पता ही ना चला हो कि एनकाउंटर कब हुआ, कैसे हुआ। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज कैसे बदल चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश में सभी सरकारें एक ही मॉडल पर काम करती थी और वो मॉडल ये था कि उस समय ऐसे सभी बड़े बड़े अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था जो लोगों को डराकर चुनाव जीत सकते थे। और यही वजह है कि उस जमाने में अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधी विधायक भी बने और सांसद भी बन गए, क्योंकि ये लोगों को डराकर वोट लेते थे और सरकारें और नेता इनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब यह मॉडल बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के इसी डर को लोगों के मन से खत्म करके उनका वोट ले रहे हैं। यानी अब वोटों के लिए अपराधियों को नहीं बल्कि आम जनता को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और यही उत्तर प्रदेश का नया इंसाफ वाला मॉडल है। आज उत्तर प्रदेश में दंगाई भी डरते हैं और बड़े बड़े अपराधी भी पुलिस के डर से कांपते हैं। 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से यूपी में 183 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। यानी एक अगर हम औसत निकालें तो उत्तर प्रदेश में हर 12 दिन में एक अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है। और आज उत्तर प्रदेश में कानून को मिट्टी में मिलाने वाले अपराधी खुद मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असद अहमद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ की टीम को बधाई दी है और उसकी तारीफ की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में अब माफिया राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा।